अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, फाइनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाहौर में जलसा करने की इजाज़त दे दी गई है। इमरान खान का वो बयान काम कर गया है कि अगर हमें जलसा करने की इजाज़त ना दी गई तो हम जलसे को एहतजाज में बदल देंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल लाहौर के अंदर पावर शो करने के लिए जा रही है और ये बताने के लिए जा रही है कि तख्ते लाहौर किसका है और लाहौर के अवाम किसके साथ खड़े हैं। जलसे की लोकेशन के हवाले से अहम तरीन मालूमात हैं, वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि जलसा मीनार पाकिस्तान के ऊपर होने के लिए नहीं जा रहा। अब मीनार पाकिस्तान की इजाज़त क्यों नहीं मिली, इसके पीछे भी एक पूरी कहानी है, वो भी मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान जो कि मुल्तान चले गए थे 10 दिन के लिए, आईनी तरमीम वाली जो पूरी की पूरी गेम थी उसको उल्टा पुल्टा कर हुकूमत जो भी करना चाहती थी उसको नाकाम करके मुल्तान चले गए थे और आज वहाँ पर जाकर उन्होंने अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा क्विक रिएक्शन हुआ है। लोग हैरान परेशान हो गए हैं कि भाई इतना क्विक रिएक्शन आखिर किस तरीके से हो सकता है। और आखिर में हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने सहाफ़ियों के मतलब कुछ कहा है और उनको जवाब दिया है असद तूर ने और इरशाद भट्टी ने, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे इल्तमास करूंगा कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले नंबर पर डिटेल आपको बता दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाहौर के अंदर जलसा करने की इजाज़त मिल गई है। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क कि जलसा कहां पर होगा। जलसा मीनार पाकिस्तान के ऊपर होने के लिए नहीं जा रहा, बल्कि जलसा लाहौर के एक कोने में होने के लिए जा रहा है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इस्लामाबाद के अंदर भी जलसा एक कोने के अंदर कर दिया गया था और यह सोचा गया था कि भाई जलसा गाह इस्लामाबाद से बाहर लेकर जाते हैं, यहां पर कौन से लोगों ने आना है। और फिर आपने देखा कि इस्लामाबाद के अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुंचे थे। बिल्कुल इसी तरह पंजाब की हुकूमत ने भी शायद सोचा हो कि भाई मीनार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब भी जलसा करती है भर देती है। और इस दफा तो डर ज्यादा था कि अगर मीनार पाकिस्तान इमरान खान के बगैर, इमरान खान तो नहीं होंगे, इमरान खान तो डेला के अंदर बैठे हुए हैं, और अगर इमरान खान के बगैर ये तहरीक इंसाफ मीनार पाकिस्तान भर गया तो फिर पाकिस्तान के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल जमातें हैं वो आइंदा आने वाले कम से कम 20, 25, 30 साल ये रिकॉर्ड तोड़ नहीं सकेंगे कि अपने लीडर के बगैर एक जमात मीनार पाकिस्तान को भी भर गई। बहरहाल इसके ऊपर यह भी कहा जा रहा है कि भाई बहुत से सिक्योरिटी मामलात हैं, इसलिए शहर के अंदर जलसे की इजाजत नहीं दी गई। अब जलसे की लोकेशन क्या है? जलसे की लोकेशन है फिरोजपुर रोड पर आप आएंगे, आगे काना है, काने के अंदर एक मंडी है, वहां पर जलसा करने की इजाजत दी गई है। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करेगी। अब यह जलसा क्या कामयाब होगा, लोग किस तरफ से आएंगे और इसका रूट क्या होगा, वो भी मैं आपको बता देता हूं। मैं अभी से आपको बता रहा हूं, जलसा तो कल है लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूं। एक जलसा कल जलसागाह के अंदर होगा और दूसरा जलसा कल फिरोजपुर रोड के ऊपर होगा, क्योंकि शदरा से लेकर गज्जू मता तक, आगे काना है, शदरा से गज्जू मता तक यह बहुत लंबा रूट बनता है। सियालकोट से जितने भी काफिले आएंगे, गुजरांवाले से जितने भी काफिले आएंगे, जो आया जीटी रोड आएंगे, वो सारे के सारे ये रूट इस्तेमाल करेंगे। इवन के लाहौर के बहुत से इलाके ये रूट इस्तेमाल करेंगे। अब ये जगह करीब पड़ी है कसूर वालों को, उकाड़ा वालों को, फैसलाबाद वालों को भी जरा करीब पड़ जाएगी। तो जो लोग मोटरवे से आएंगे या रिंग रोड से आएंगे उनको ये इंतहाई करीब पड़ेगा। आराम से आप जलसागाह के अंदर आ सकते हैं। हाँ, शर्त एक ये है कि पंजाब हुकूमत कंटेनर लगा के हर चीज कहीं बंद ना कर दे। तो एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई नुकसान होगा इस चीज का कि जी मीनार पाकिस्तान के ऊपर जलसा नहीं करने दिया गया। तो हम माजी करीब में इसकी अगर मिसाल देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका रत्ती बराबर भी कोई नुकसान नहीं हुआ था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद के सेंटर में जलसा नहीं किया और संगजानी में जाकर जलसा किया था। कोई नुकसान नहीं हुआ था, क्योंकि इस वक्त शायद आप मेरी इस बात से मुत्तफिक ना करें लेकिन मैंने ग्राउंड रियलिटी देखी हुई है। इस वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद वो वाहिद जमात है जिसके लिए अब ये मैटर नहीं करता कि भाई जलसा किस जगह पर करना है और कब करना है। उसके लिए सिर्फ ये मैटर करता है कि जलसा करना है। लोग खुद ब खुद आते हैं। आप यकीन करें कि इस्लामाबाद वाले जलसे में स्टेज के ऊपर जितनी भी लीडरशिप थी वो हैरान और परेशान थी कि ये लोग आ कहां से रहे हैं।
स्टेज के पीछे भी लोग, पंडाल के अंदर लोग, दाएं बाएं भी लोग, जीटी रोड के ऊपर लोग, इस्लामाबाद और रावलपिंडी की सड़कों के ऊपर लोग, तो हर तरफ लोग ही लोग थे। अब आगे आ जाए, एक और चीज मैं आपको बताऊं कि क्या यह जलसा कामयाब होगा या नहीं होगा। लाहौर बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा शहर है। केपी के से जो काफिले आने हैं, अली अमीन गंडापुर जो तैयारी कर रहे हैं, वो काफिले को तो आप अलहदा रहने दें, लेकिन केपी के वालों के लिए एक मशवरा है, बड़ा अहम मशवरा है। गो कि उन्होंने अपनी तैयारी वगैरह की होगी, लेकिन आपको अपने टाइम से कम अज कम 5 घंटे पहले निकलना होगा। जो टाइम आपने सोचा हुआ है उस टाइम से 5 घंटे पहले आपको सवाबी से निकलना पड़ेगा। अदरवाइज हो सकता है फिर रास्ते में कहीं आपका जलसा हो जाए। तो अली अमीन गंडापुर की तकरीर बड़ी जरूरी है। जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें बड़ी शराइत भी लिखी गई है, उसमें यह शर्त भी लिखी गई है कि भाई अली अमीन गंडापुर जो है वो माफी भी मांगेंगे जो उन्होंने तकरीर की थी इस्लामाबाद के अंदर। तो देखते हैं कि वो मांगते हैं नहीं मांगते। वैसे इस्लामाबाद के अंदर उन्होंने कहा था कि मैं लाहौर के अंदर जाकर कुछ और इंकशाफात भी करूंगा, ये अली अमीन गंडापुर ने कहा था। अब ये जलसा कामयाब होगा या नहीं होगा आपने कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना है, और कल जब जलसा होगा तब तो सबको पता लग ही जाएगा कि कितने लोग आते हैं। बहरहाल सबसे बड़ी जिम्मेदारी लाहौरियों की है। इस्लामाबाद वाले जलसे की जिम्मेदारी इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोगों की थी और इर्द गिर्द के इलाकों की थी। लाहौर में आप ये भी नहीं कह सकते इर्द गिर्द के इलाके, नो, लाहौरियों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इस जलसे को कामयाब बनाते हैं या नहीं बनाते। और ये जलसा शबाज शरीफ के हलके के अंदर है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जिस हलके के अंदर हो रहा है जलसा वो शबाज शरीफ का हलका है और यहां से रायबंड भी बड़ा करीब है। ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मैं आपको बताता चलूं। बहरहाल आप सबसे गुजारिश है कि दुआ करें कि जिस तरीके से सवाबी में बड़े आराम से जलसा हो गया, इस्लामाबाद में बड़े आराम से जलसा हो गया, रावलपिंडी की सड़कों के ऊपर थोड़ा मसला हुआ था, दुआ करें कल का जलसा भी अमन व अमान की सूरत हाल के अंदर हो जाए। अच्छा, आगे आ जाए, एक और चीज आपको बताता चलूं जो आज बड़ी डेवलपमेंट हुई है। एक तो लाहौर की सड़कों पर आज रैली भी निकाली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी रैली निकाली है, और अली अमीन गंडापुर ने अपनी तैयारियां तमाम तर मुकम्मल करनी है। मीना खान अफरीदी जो कि केपी के अहम सूबाई वजीर हैं, उन्होंने ऐलान किया कि भाई हमारी सारी की सारी तैयारियां मुकम्मल हैं और हम आ रहे हैं। अवैस यूनस जो अभी हाल ही में जेल से बाहर निकले हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि कल का जलसा तारीख लिखने जा रहा है। तो देखेंगे ये जलसा तारीख लिखेगा या नहीं लिखेगा। जलसे के हवाले से एक आखिरी चीज आपको बताता हूं, उसके बाद फिर जो मौलाना फजल रहमान ने बातें की हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ है और जो काजी साहब और सत्तूर और इरशाद भट्टी आमने सामने आए हैं वो भी आपको बताता हूं। जलसे के हवाले से अजमल जामी साहब ने एक बड़ी अहम बात की है, उन्हीं के अल्फाज में आपको सुनाऊंगा। उन्होंने कहा कि जलसे का डर है, कहा जलसा तो होगा, कहा बंदों का डर है, कहा बंदे तो होंगे, कहा अली अमीन गंडापुर का डर है, कहा अली अमीन गंडापुर तो होगा, कहा इमरान खान का डर है, कहा इमरान खान भी होगा और तहरीक इंसाफ भी होगी। अब कल देखना है कि जलसे में कितने लोग आते हैं, कितनी बड़ी तादाद के अंदर लोग आते हैं, ये कल ही पता चलेगा। असेसमेंट आप कर सकते हैं। हाँ जी, लाहौर के अंदर तहरीक इंसाफ बड़ी एक्टिव है। ये 7 हल्का महर शराफत अली का है, जहां से मरियम नवाज और महर शराफत अली पंजाब असम्बली की सीट के ऊपर इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, और महर शराफत अली ये कहते हैं कि मैं फॉर्म 47 के ऊपर जीता हूं, फॉर्म 45 पर जीता हूं, ये फॉर्म 47 पर मरियम नवाज साहबा वज़ीर आला बनी हुई है। तो अब महर शराफत अली बड़े एक्टिव हैं इन मामलात के अंदर। तो देखते हैं कि वो कल सारे मामलात कैसे करते हैं। बहरहाल तहरीक इंसाफ के लिए एक आखिरी और बड़ा चैलेंज ये है कि इनके पास इंतहाई कम वक्त है जलसे के इंतजामात करने के लिए, स्टेज बनाने के लिए, पंडाल को सीधा करने के लिए, लाइटिंग लगाने के लिए, साउंड सिस्टम लगाने के लिए, सब कुछ करने के लिए इनके पास वक्त बड़ा कम है। तो स्पीड जो है वो जरा बढ़ानी पड़ेगी। आगे आ जाए जी, मौलाना फजल रहमान ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा जी कई दहाइयों से देख रहे हैं कि मफादात का लेन देन हमारी सियासत बन गई है। अब यकीन करें, हालांकि मौलाना फजल रहमान भी बहुत से मौक़ों में यहाँ ये खुद इसके अंदर इन्वॉल्व है, लेकिन आज उन्होंने हिम्मत कर कर एक कड़वा सच बोला है कि कई दहाइयों से जो सियासत है वो मफादात का लेन देन है। उसमें यह नहीं देखा जाता कि पाकिस्तान की गरीब आवाम का मफाद किस में है, यह गरीब लोगों के बच्चों का मफाद किस में है, हेल्थ और एजुकेशन इस कौम को देनी है, वो कैसे देनी है। कभी पाकिस्तान की कौमी असम्बली के अंदर ये चीज़ें सीरियस डिस्कस नहीं हुई हैं। अभी भी आप देख ले कौमी असम्बली के अंदर क्या हो रहा है कि भाई तरमीम पास करानी है, उस तरमीम में अवाम का टके का फायदा नहीं है।
عدلیہ کو جی ایکسٹینشن دے دو، یہ کر دو، وہ کر دو. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہی کہ کئی دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مفادات کا لین دین ہماری سیاست بن گئی ہے. مزید انہوں نے کہا کہ مجوزہ آئینی ترمیم کا مقصد صرف حکومت کو تحفظ دینا تھا. آئینی عدالت کے قیام میں بھی بدنیتی نظر آ رہی ہے. مزید مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ایک وقت تھا جب لوگ فوج کے خلاف بات سننے کو تیار نہیں تھے، اب لوگ فوج کے حق میں بات سننے کو تیار نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم نے کیا کیا ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں. یہ بات آج مولانا فضل الرحمان نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر کی ہے. مزید انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ کے ججز کا تبادلہ نظام کو متاثر کرے گا. میرے حق میں فیصلہ نہ دے سکے تو کیا میں فوراً تبادلہ کر دوں یا کیس کسی دوسرے جج کو دے دیں؟ یہ نظام کو متاثر کریں گی یہ چیزیں، یہ انہوں نے کہا ہے. اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے اندر ایک بڑا کوئک ریئیکشن ہوا ہے. جمعے کا دن تھا، جمعے کے دن کیبنٹ ایک اپروول دیتی ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو کمیٹی ہے، اس کمیٹی کے اختیارات کا جو طریقہ کار ہے وہ بدلنا ہے. پہلے تو 3 ججز تھے، اب ان تینوں میں سے چیف جسٹس کو یہ رائٹ دینا ہے کہ وہ نیچے والے 2 جو مرضی رکھے یا کم از کم 1 جو مرضی رکھے. تو جیسے ہی آرڈیننس پاس ہوا، ساتھ ہی سپریم کورٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جسٹس منیب اختر کو کمیٹی سے باہر نکالا اور 5ویں نمبر کے اوپر موجود جسٹس امین الدین خان کو کمیٹی کے اندر شامل کر لیا. میں آپ کو تصویریں دکھاتا ہوں، یہ آپ دیکھیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بعد جو ہماری سینیورٹی ہے نا وہ یہ ہے: جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ فریدی اور جسٹس امین الدین خان. انہوں نے جسٹس منیب اختر کو باہر نکالا ہے اور یحییٰ فریدی کو بھی نہیں رکھا کس کو ہے؟ جسٹس امین الدین خان کو. اور اکثر بینچز میں اور اکثر کیسز میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ جسٹس امین الدین خان ضرور ہوتے ہیں. آگے آ جائیں جی. عدیل سرفراز صاحب سینئر صحافی ہیں. آج انہوں نے ایک بڑی اہم بات لکھی ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر آج کیا ہوا. ایک کیس لگا ہوا تھا ایک یونیورسٹی کا، ایک اسلامک یونیورسٹی کا. انہوں نے کہا کہ آج اسلامک یونیورسٹی کے کیس کی سماعت کے دوران وکیل نے کہا کہ میں حدیث اور قرآن کی آیت سنانا چاہتا ہوں. اس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ہم نے نہیں سننی. وہ وکیل روسٹم سے ہٹ نہیں رہے تھے تو چیف جسٹس نے کہا کہ پولیس کو بلائیں اور اسے ہٹائیں یہاں سے، روسٹم سے. ہم اس کا لائسنس بھی معطل کریں گے اور کارروائی بھی کریں گے. اور ایک اور خبر آ رہی ہے کہ اس اسلامک یونیورسٹی کی جو ریکٹر ہیں ان کو عدالت کے اندر پیش کیا گیا، وہ غالباً ٹھیک نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے، میں نے میڈیسنز لے رکھی ہیں، ان کا اثر ہے، جواب تھوڑی دیر بعد دوں گی، تھوڑا ٹائم مجھے دے دیں. تو قاضی صاحب نے کہا کہ یہ ڈرامے بازی ہے، اگر آپ ٹھیک نہیں ہیں تو اپنا عہدہ چھوڑ دیں. یہ آج پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر ہوا ہے. مزید آنریبل چیف جسٹس نے ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ پیسے دے کر بس کچھ صحافیوں کو خرید لو، پروپیگنڈا کرو. یہ کچھ صحافی تو بک جاتے ہیں، خرید لو چند پیسے دے کر. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ کچھ صحافی ایسے ہیں جن کو چند پیسے ہم دیتے ہیں تو یہ بک جاتے ہیں، ان کو جو کہو یہ بول دیتے ہیں. یہی بات علی امین گنڈا پور نے کی تھی. لیکن اب میں آپ کو ڈفرنس بتانے لگا. جیسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ بات کی تو اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے سوال پوچھا گیا کہ نام بتائیں ان صحافیوں کے. اور یہی سوال علی امین گنڈا پور سے بھی ہوا تھا کہ نام بتاؤ صحافیوں کے. اور علی امین گنڈا پور نے صحافیوں کے نام بتا دیے تھے کہ وہ صحافی ہیں جو اپنے قلم کی قیمت لگاتے ہیں، جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے مغوی رہنماؤں کا انٹرویو کیا تھا. اور بعد میں انہوں نے پھر گریدہ فروکی کا نام بھی لیا تھا، جو انہوں نے کہا تھا کہ بار بار پوچھا جا رہا ہے نام لے، تو انہوں نے کہا تھا گریدہ فروکی آپ ہیں. ٹھیک ہے. تو آج اسد طور نے اور ارشاد بھٹی نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے سوال پوچھا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. بلکہ اسد طور نے تو چیلنج کیا باقاعدہ. انہوں نے کہا کہ قاضی فائز نے ہم لوگوں کو کرائے کا صحافی کہا ہے. میں قاضی فائز کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر وہ الزام لگا رہے ہیں اس الزام کا ثبوت دیں اور ہم میں سے جو بھی پیسے لیتا ہے اس کو ڈی چوک پر لٹکا دے. جب قاضی فائز کے خلاف ریفرنس آیا تھا ہم ساتھ جاتے تھے تو قاضی صاحب کو ہمارے ریٹ پتہ ہوں گے کہ ہم کتنے میں بکتے ہیں. یہ اسد طور نے کہا ہے کہ آپ ثابت کریں. اسی طرح ارشاد بھٹی نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ پیسے دے کر کچھ صحافیوں کو خرید لو یا پروپیگنڈا کرو، بس کچھ صحافی تو بک جاتے ہیں، خرید لو چند پیسے دے کر. قاضی فائز عیسیٰ، انہوں نے پورا وہ بیان اوپر لکھا ہے اور نیچے وہ جواب لکھتے ہیں. سر بسر ادب درخواست ہے کہ جو صحافی پیسے لیتے ہیں اور پیسے لے کر مطلب بک کر پروپیگنڈا کرتے ہیں ان کے نام بتائیں یا پھر معافی مانگے.
کیونکہ جہاں مجھے یہ یقین ہے کہ میرا چیف جسٹس بنا ثبوت کے کوئی بات نہیں کر سکتا، مطلب سفید جھوٹ نہیں بول سکتا، وہاں مجھے یہ بھی موقع ہے، یہ بھی توقع ہے کہ اگر جوش خطابت میں میرے چیف جسٹس کی سلپ آف ٹنگ ہو گئی ہے تو وہ معذرت کر لے گا۔ یہ ارشاد بھٹی نے کہا ہے پاکستان کے چیف جسٹس کو۔ جلسے کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹ آئی انشاءاللہ آپ تک ضرور پہنچاتے رہیں گے، بس آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ یہ جلسہ امن و امان کی صورتحال کے اندر ہو جائے اور لوگ آئیں، آرام سے جلسہ اٹینڈ کریں، اپنے گھروں کو جائیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پائندہ باد۔